आज हम लोग देखेंगे बुद्धि के प्रमुख पहलू की एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। पहला है इसमें समस्या समाधान की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं को तर्क और विश्लेषण के आधार पर सुलझाने में सक्षम होता है। तो इसमें कहना चाहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति समस्या जो होता है उसे तर्क और विश्लेषण से सुलझाता है। इसका बुद्धि प्रमुख पहलू का दूसरा हम देखेंगे सीखने की गति, लर्निंग स्पीड। बुद्धि व्यक्ति की नई चीज़ों को कितनी शीघ्रता से सीख सकता है यह निर्धारित करती है। मतलब इसमें बताता है कि नई चीज़ों को हम लोग कितने शीघ्रता से सीखते हैं। तीसरा नंबर पे है अनुकूलन क्षमता, एडप्टेबिलिटी। बुद्धिमान व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को समायोजित करता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपना अनुकूलन वातावरण के परिस्थिति के अनुसार व्यवहार को समायोजित करता है। चार नंबर पे है आलोचनात्मक एवं तार्किक चिंतन। यह पहलू व्यक्ति को किसी विषय पर निष्पक्ष सोच और तर्क करने की क्षमता प्रदान करता है। उन्हें ये बताता है कि ये कोई भी विषय निष्पक्ष और तर्क करने की क्षमता प्रदान करना है। 5 नंबर में हम देखेंगे निर्णय लेने की क्षमता। बुद्धि व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर कर उचित निर्णय लेने में सहायता करती है। मतलब बुद्धि व्यक्ति को सही और गलत को अंतर करने में निर्णय लेने को सक्षम बनाता है। 6ठा नंबर पे है सृजनात्मक क्रिएटिविटी। सृजनात्मक सोच व्यक्ति को नवीन और मौलिक विचार प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है। सृजनात्मक सोच नवीन और मौलिक विचार प्रस्तुत करता है। बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इस पहला जो है बुद्धि का सिद्धांत है स्पीयरमैन का द्विगतीय सिद्धांत, स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन्स ने बुद्धि को दो भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है जी फैक्टर, जनरल फैक्टर जो सामान्य मानसिक योग्यता, और दूसरा है स्पेसिफिक फैक्टर, एस फैक्टर, विशेष कार्य के लिए आवश्यक विशेष क्षमता। स्पीयरमैन के अनुसार दो भागों में इसको विभाजित किया है। और दूसरा नंबर पे है थॉर्नडाइक का बुद्धि का तृतीय सिद्धांत, थॉर्नडाइक 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक साहब बताते हैं कि ये 3 प्रकार का सिद्धांत है। बुद्धि 3 तरह का होता है। पहला है कॉन्क्रीट, ठोस, वास्तविक वस्तुओं से संबंधित। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त, प्रतीकों व विचारों से संबंधित। और तीसरा है सोशल, सामाजिक, दूसरों के साथ संवाद और समन्वय की क्षमता। जो दूसरों के साथ हम बातचीत करते हैं, संवाद मिलाप करते हैं, उसे सामाजिक कहा जाता है। तीसरा नंबर पे है गिलफर्ड की बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। बुद्धि को 150 से अधिक मानसिक कार्यों में वर्गीकृत किया गया है। गिलफर्ड के अनुसार बुद्धि को 150 से अधिक मानसिक कार्यों में वर्गीकृत किया गया है। 3 आयाम, गिलफर्ड के 3 आयाम हैं कार्य, विषय वस्तु, उत्पाद। चौथा नंबर पे है गैर्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत, हॉवर्ड गैर्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गैर्डनर साहब के बहुबुद्धि सिद्धांत में इसके कुल 8 प्रकार के बुद्धि का प्रस्ताव है। गैर्डनर साहब ने 8 प्रकार के बुद्धि का प्रस्ताव किया है। कौन कौन सा है आइए अब देखते हैं। पहला भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा दृश्य स्थानिक बुद्धि,
चौथा शारीरिक गतिज बुद्धि, पांचवा संगीतमय बुद्धि, छठा अंत व्यक्तिगत बुद्धि, सातवां पारस्परिक बुद्धि, आठवां प्राकृतिक बुद्धि। इसमें जितने भी प्रकार की बुद्धि है, इसमें जैसे जैसे लिखा गया है उसी के हिसाब से ही समझना है, इसमें कोई अलग नहीं समझना है कुछ ज़्यादा। जैसे प्राकृतिक बुद्धि वो प्रकृति से लेके है, पारस्परिक बुद्धि संगीतमय बुद्धि संगीत के लिए है। पांचवा नंबर पे है स्टेनबर्ग का तृतीय बुद्धि सिद्धांत, स्टेनबर्ग ट्राइकिक थ्योरी। 3 प्रकार की बुद्धि स्टेनबर्ग ने बताया है। पहला विश्लेषणात्मक बुद्धि, एनालिटिकल, किसी भी चीज़ को पहले विश्लेषण करना चाहिए। दूसरा है रचनात्मक बुद्धि, क्रिएटिविटी, उन्हें रचना क्रिएट करना। प्रायोगिक बुद्धि, प्रैक्टिकल, इसमें आप देख रहे हैं जो प्रकार दिया उसी से हमको समझ में आ जा रहा है कि ये क्या कहना चाहता है, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। अब आते हैं बुद्धि मापन, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि को मापने के लिए कई परीक्षण विकसित किए गए हैं। उसमें से है आईक्यू टेस्ट, इंटेलिजेंट क्विशिएंट। आईक्यू इक्वल टू क्या है, मानसिक आयु वट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। वास्तविक आयु उन्हें उसका प्रेजेंट एज और मानसिक आयु उन्हें वो किस कक्षा में है, उसकी मैच्योरिटी क्या है, उसको मानसिक आयु कहते हैं। प्रमुख आईक्यू परीक्षण, प्रमुख आईक्यू परीक्षण में है, पहला है बिनेट साइमन बुद्धि परीक्षण, दूसरा है स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल, तीसरा है वेस्लर बुद्धि पैमाना, WISC और WAIS। ये शिक्षा शास्त्री है जो आईक्यू लेवल का परीक्षण किए हुए हैं, उसी के हिसाब से ये सब निकाला जाता है बुद्धिमापन। अब आगे देखिए बुद्धि और अधिगम, इंटेलिजेंट एंड लर्निंग। अधिगम का मतलब सीखना होता है। बुद्धि और अधिगम के बीच सीधा संबंध है, बुद्धि और अधिगम के बीच सीधा संबंध है। उच्च बुद्धि वाले छात्र तेजी से समझते हैं और नई अवधारणाओं को अधिक प्रभावी ढंग से आत्मसात करते हैं। हाँ, इसमें हम देखते हैं कि कभी भी आप कक्षा में क्लास लीजिएगा तो जिसका बुद्धि बेटर रहता है वो जल्दी समझ लेता है। अधिगम का स्तर किसी विद्यार्थी की संज्ञानात्मक क्षमता पर आधारित होती है। अधिगम का स्तर किसी भी विद्यार्थी का संज्ञानात्मक क्षमता पर आधारित होती है। शिक्षक को यह समझना होता है कि सभी छात्रों को बौद्धिक क्षमताएं अलग अलग होती है। आप कभी भी क्लास में जाइएगा, कभी कोई टीचर बन के, तो आपको देखिएगा कि कोई मंदबुद्धि टाइप का होता है, कोई बहुत फॉरवर्ड होता है, कोई बीच में होता है। तो इस शिक्षक को ये समझना पड़ता है कि छात्र किस टाइप का है। कक्षा में बुद्धि के अंतर का प्रभाव। अब कक्षा में बुद्धि का अंतर का प्रभाव देखते हैं। पहला बताता है कि अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति को सीखने की गति और क्षमता भिन्न होती है। ये अब क्लास में कभी भी जाइएगा तो बच्चों के बीच या आस पड़ोस देखिएगा कि कोई बहुत होशियार होता है तो कोई बहुत कमज़ोर टाइप या फिर मंदबुद्धि टाइप का होता है। इससे हम देख सकते हैं। शिक्षण विधि का चयन। विविध बुद्धियों के अनुसार शिक्षण पद्धति भिन्न होनी चाहिए। मतलब हम लोग जितने भी छात्र छात्राएं देखते हैं उसके हिसाब से हमें शिक्षण पद्धति अपनानी चाहिए। समान अवसर। सभी छात्रों को अपनी क्षमताओं को उजागर करने के लिए अनुकूल वातावरण दिया जाना चाहिए। मतलब हर स्टूडेंट को मौका देना चाहिए कि वो अपनी क्षमता को उजागर करें। व्यक्तिगत ध्यान। विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है। जो विशेष टाइप के वो छात्र होते हैं उसे एक स्पेशल माहौल दिया जाना चाहिए। सीटेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु। अब देखिए, शिक्षक को बहुबुद्धि सिद्धांत
मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का प्रयोग कर शिक्षण में विविधता लानी चाहिए। बहुबुद्धि सिद्धांत लगाना चाहिए ताकि सीखने में छात्र को आसानी हो। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, बुद्धि की विविधता का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें हमको ध्यान रखना चाहिए कि बुद्धि की विविधता है। शिक्षकों को विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर की पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण पद्धति अपनानी चाहिए। शिक्षकों को विद्यार्थी का संज्ञानात्मक स्तर उसको पहचानना पड़ेगा कि छात्र कैसे हैं, उसी हिसाब से हमें शिक्षण पद्धति अपनानी चाहिए। केवल IQ पर ध्यान देने के बजाय EQ इमोशनल इंटेलिजेंस का भी मूल्यांकन आवश्यक है। मतलब हमें ये नहीं देखना चाहिए वो बहुत तेज है तो वो बहुत जल्दी समझ लेगा। हो सकता है कोई इमोशनल भी है, कोई बात में ठीक ना लगे, तो हमें पहले उस सब का भी ध्यान रखना चाहिए। यही बताना चाहता है इसमें। बुद्धि विकास में शिक्षक की भूमिका। बुद्धि विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है, आइए देखते हैं। रुचिकर व चुनौतीपूर्ण शिक्षण प्रदान करना। रुचि, छात्रों को रुचि होना चाहिए और वो उसमें चुनौती अपने आप को साबित करे कि नहीं हम ये कर सकते हैं, उस टाइप का शिक्षा प्रदान करना चाहिए। उद्दीपन व सृजनात्मक को प्रोत्साहन देना चाहिए। मतलब वो अपने आप सीखें या कुछ अलग करें, ऐसे शिक्षा देना चाहिए ताकि वो अपने क्रिएटिविटी को अपनाएं। समस्या समाधान आधारित शिक्षण अपनाना, ऐसा हमें शिक्षा देना चाहिए जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए और वो उसे सॉल्व कर सके आसानी से। विद्यार्थियों के विचारों को सम्मान देना और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना। हमें विद्यार्थियों को ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे कि उसको ठेस पहुंचे, उसको सम्मान करना चाहिए। समूह कार्य एवं गतिविधियों द्वारा सामाजिक बुद्धि का विकास। हमें समूह कार्य करके शिक्षा देना, सब छात्रों को एक साथ एकजुट करके सामाजिक बुद्धि का भी विकास हो। धार्मिक हो, चाहे वो भाषाई हो या जातीय हो, ऐसा एक समूह में सबको लेके शिक्षा दिया जाना चाहिए जिससे कोई भेदभाव ना हो। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और आप सभी को नोट करते जाएं और लिखते जाएं जिससे आप अच्छा से सीख सकते हैं। थैंक यू।